हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विराम चिन्ह से रिलेटेड 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ, इसके पहले वाली वीडियो की अगर बात करी जाए तो उसमें विराम चिन्ह होते क्या हैं, यानी उनकी परिभाषा और उनके प्रकार और उनका प्रयोग, यानी विराम चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, किस विराम चिन्ह का प्रयोग, इन सब के बारे में हमने देख लिया था। तो आज उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे। विराम चिन्ह से इम्पॉर्टेंट जो जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और या फिर जिनके पूछे जाने की अधिक संभावना है, उनको हम लेकर आए हैं। तो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए, जैसे आप रीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, यूपी टेट, सुपर टेट या सी टेट का एग्ज़ाम अगर आप देंगे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, विराम चिन्ह से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के इस सेशन में हम वो सॉल्व करने वाले हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसी परीक्षाओं के लिए जिनमें हिंदी पूछी जाती है, क्योंकि ये हिंदी का एक कह सकते हैं विराम चिन्ह देखिए लगेंगे तो आपको बहुत ईजी, लेकिन ये एक एक नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको कंफ्यूज भी कर देते हैं। इसलिए आज ये 20 क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करिएगा और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। पर हाँ, उससे सबसे ज़रूरी बात क्या है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, इसमें से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार है ही नहीं। फर्स्ट ऑप्शन है विवरण, सेकंड ऑप्शन है लाघव, थर्ड ऑप्शन है निर्देशक और फोर्थ ऑप्शन है उपदेशक। तो देखिए, हमने विवरण के बारे में भी पढ़ा था, यानी कि कॉलन डैश के बारे में पढ़ा है, लाघव के बारे में भी पढ़ा था, लाघव चिन्ह हम लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम निर्देशक के बारे में भी पढ़े हैं, यानी कि जो हम डैश लगाते हैं ऐसे करके वो होता है निर्देशक चिन्ह। लेकिन उपदेशक जैसी कोई बात विराम चिन्हों के बारे में नहीं करी गई है, यानी यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, बाकी ये तीनों विराम चिन्ह के प्रकार हैं, ठीक है। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, विराम का क्या अर्थ होता है, आपको बताना है कि विराम शब्द का अर्थ क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है चलना, सेकंड ऑप्शन है बिछुड़ना और थर्ड ऑप्शन है ठहरना या रुकना, या फिर फोर्थ ऑप्शन है स्वर। तो जब हम विराम पढ़ा रहे थे तो विराम में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि विराम का अर्थ ही होता है, यहाँ पे विराम लगा दो, यानी कि इसको रोक दो, इसमें ठहराव आ गया है, अब इसको ठहरना है, ठीक है। तो विराम का बेसिकली अर्थ क्या होगा, ठहरना या रुकना। तो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। तो मैंने बताया था अल्प विराम, अर्ध विराम और पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम आप सबको पता है कि ये साइन होता है पूर्ण विराम का, लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया है अल्प विराम। अल्प विराम यानी कि साइन ऑफ कॉमा जिसको आप कहते हैं। कॉमा कहाँ, कौन सा चिन्ह इसका, कौन सा साइन होता है, आपको ये बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए, थर्ड ऑप्शन अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये किसका साइन है, ये अल्प विराम का साइन है, ठीक है। एक बार चीज़ों को रिकॉल करते हुए चलेंगे कि अल्प विराम लगता कहाँ है, अब ये मैं बता दूं आपको। तो देखिए, जहाँ पे थोड़ी देर हमें रुकना पड़े वहाँ पे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी जैसे राम, लक्ष्मण और सीता वनवास गए, तो यहाँ पे हमें राम और लक्ष्मण के बीच में हम थोड़ा सा अल्प विराम लेंगे, यानी कि एक कॉमा हम लगा देंगे, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ी देर रुका और चला गया, तो हमें थोड़ा सा अल्प विराम लेना होगा, ठीक है। यानी कि हमें कॉमा लगाना होगा कि आनंद घर आया, ठीक, फिर यहाँ पे अल्प विराम हो जाएगा, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर, अल्प विराम का साइन यहाँ भी लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप छंद अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जब एक चरण उसमें समाप्त हो जाता है तो वहाँ पे एक विराम चिन्ह लगता है। तो आखिर वो चिन्ह कौन सा है, आपको ये बताना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि छंदों का जब एक चरण समाप्त होता है तो आप सबको पता होगा कि यहाँ पे कॉमा लग जाता है, ठीक है।
सॉरी अच्छे से कॉमा नहीं बना, जब एक चरण ये समाप्त हो जाता है तो यहाँ पे कॉमा लग जाता है, यानी कि अल्प विराम लग जाता है। ठीक है, तो छंद जब एक चरण इसका पूरा हो जाता है तो यहाँ पे अल्प विराम लगता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन सीधे नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि इसको थोड़ा घुमा दिया गया है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, अल्प विराम यानी कॉमा के बारे में ही पूछा जा रहा है, लेकिन आपको यहाँ उलझाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो आप चीज़ों को क्लियर करके रखिएगा और आंसर को अच्छे से टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इसमें किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, आपको ये बताना है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है पुनरुक्त सूचक चिन्ह, सेकंड है उद्धरण चिन्ह, थर्ड है अल्प विराम चिन्ह और फोर्थ है निर्देशक चिन्ह। तो देखिए हमने आपको बताया था कि उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत ही दो, यानी कि एक उद्धरण चिन्ह कहते हैं एक को, और एक को हम कहते हैं अवतरण चिन्ह। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जिसको हम बोलते हैं, ये जो है ये सिंगल इन्वर्टेड जहाँ कॉमा लगता है ये आपका है अवतरण चिन्ह। ठीक है, और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा ऐसे करके लगता है, यानी कि 666 और 99 वाला, इसको हम बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। ठीक है, तो आप लोग इसको याद करके रखिएगा, कहीं कहीं आपको सीधा उद्धरण चिन्ह ही दिखाई देगा। जैसे यानी देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, जब किसी कथन को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है तो वहाँ पे लगता है डबल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, और लेकिन यानी किसी पुस्तक का नाम, किसी कवि का उपनाम, ये सारी चीज़ें जब लिखा जाता है, या कविता का शीर्षक जब लिखा जाता है, तो आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा रहता है, यानी अवतरण चिन्ह। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ उद्धरण चिन्ह देखने को मिलता है। तो यहाँ देखिए कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यहाँ लगा तो है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, लेकिन अब आपके ऑप्शन में हमें अवतरण चिन्ह नहीं दे रहा है, बल्कि उद्धरण चिन्ह दे रहा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? हंस पद चिन्ह जो है वो एक और नाम किसका है, किस विराम चिन्ह का नाम है? पूर्ण विराम, अल्प विराम, त्रुटि विराम या फिर लोप विराम? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा त्रुटि विराम। तो त्रुटि विराम को ही क्या कहते हैं, हंस पद कहते हैं। अब ये इसका साइन क्या होता है, तो देखिए कहीं कहीं इसको विस्मरण चिन्ह के नाम से भी जानते हैं, और इसका साइन होता है ये, जैसे मुझे आज जाना है, मैंने ये एक वाक्य लिख दिया मुझे आज जाना है, लेकिन मैं भूल गई कि मेरे को कहाँ जाना है। ठीक है, तो मैं ऊपर ऐसे हंस पद चिन्ह या फिर त्रुटि विराम चिन्ह लगा के यहाँ मैं लिख दे रही हूँ लखनऊ जाना है। ठीक है, तो अब ये मैंने कौन सा साइन लगा दिया, तो इसी को विस्मरण चिन्ह, यानी मैं भूल गई थी इसलिए मैंने इसको लगा दिया, इसी को त्रुटि विराम चिन्ह और इसी को हंस पद चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना हो वहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है कोष्ठक चिन्ह, सेकंड ऑप्शन है अल्प विराम, थर्ड ऑप्शन है अर्ध विराम और फोर्थ ऑप्शन है संक्षिप्त चिन्ह। तो देखिए जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना है वहाँ आपको क्या लगाना है, तो जब पूर्ण विराम की अपेक्षा थोड़ा सा कम आपको रुकना है यानी कि सेमी कॉलन आपको लगाना है। इंग्लिश में इसे सेमी कॉलन कहेंगे। इसका आधा अर्थ मतलब इसका आधा विराम इसका अर्थ होता है। जहाँ विराम की तुलना में थोड़ा सा कम रुकना है वहाँ पे अर्ध विराम लगेगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बड़े अंश को लिखने के लिए संक्षिप्त रूप, जैसे एक में नगर निगम लिखना है। ठीक है, ये रहा आपका नगर और निगम। अब मैंने इसका संक्षिप्त रूप लिख दिया ना और नी। ठीक है, तो ये कर दिया। अब ये इसका संक्षिप्त रूप है, इसको लिखने के लिए किसका चिन्ह लगाया जाता है ये पूछा गया है आपसे। तो देखिए एक चिन्ह आपको मैंने पढ़ाया था कि लाघव चिन्ह। ठीक है, और इसी लाघव चिन्ह को हम और किस नाम से जानते हैं? संक्षेप सूचक नाम से जानते हैं। ठीक है, लाघव चिन्ह को जैसे हमने डॉक्टर लिखना है तो हम डॉक्टर पूरा ना लिखकर हम ये लिख देते हैं। ठीक है, ये किस में आता है? ये लाघव चिन्ह के अंतर्गत आता है। ठीक हो गई बात। जैसे आपके बहुत सारे एग्जाम्पल है, दिल्ली विश्वविद्यालय ना लिख के हम ऐसे करके लिख देते हैं। ठीक है, दिल्ली और विश्वविद्यालय। ठीक हो गई बात।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सही विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन सा है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। फर्स्ट ऑप्शन है छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। तो मैंने आपको बताया था कि जब जो विस्मयादि बोधक वाले वाक्य होते हैं, शोक, हर्ष, घृणा, इन सब के बाद ही लगते हैं। जैसे छी के बाद ही आपका एक विस्मयादि बोधक वाला साइन लग जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए छी के बाद आपका क्या लगा है? विस्मयादि बोधक साइन लग गया है, यानी कि चिन्ह लग गया है। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विषाद, हर्ष, आश्चर्य, विस्मय, करुणा, घृणा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बाद कौन सा चिन्ह लगता है? विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा योजक चिन्ह है? योजक चिन्ह के बारे में बताना है कि देखिए सबसे पहले बता दूं कि योजक जो होता है वो दो चीज़ों को, दो शब्दों को जोड़ने के लिए काम आता है। जैसे माता और पिता, तो अगर आप माता और पिता लिखेंगे तो ये रहा हमारा योजक चिन्ह। ठीक है, अब हम लिखेंगे पिता। ठीक, तो ये योजक चिन्ह है, ये जोड़ने के काम आता है, सुख दुख। ठीक, ये कुछ बात हो गई। तो योजक चिन्ह थर्ड वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा योजक चिन्ह कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में से इस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है, यानी कि एक कौन सा वाक्य है जिसमें विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? गीता में कहा गया है कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे देखिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, यानी कि जैसी चीज़ें हैं वैसी सेम चीज़ें यहाँ पे बोल दी गई हैं। तो यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ किया गया है। गीता में कहा गया है कॉमा, हमें थोड़ा सा विराम लेना है। ठीक है, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा लग गया, यानी उद्धरण चिन्ह लग गया है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? वाक्य में विषय की सूचना देने के लिए, किसी बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए, वाक्य की त्रुटि को दूर करने के लिए, या फिर क्रम संख्या दर्शाने के लिए। अभी हमने बात करी है कि उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब ज्यों का त्यों हम बात लिख रहे थे। जैसे गीता में ज्यों का त्यों ही कहा गया है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, उसमें हमने कोई बदलाव नहीं किया है, बल्कि जैसा गीता में लिखा गया है सेम हमने वही वहाँ कॉपी कर दिया है। ठीक है, तो ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह, और ये उद्धरण चिन्ह का साइन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए 4 ऑप्शन है, कौन सा असत्य है, सही नहीं है, वो आपको बताना है। जहां वाक्य पूरा होता है वहां पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यानी पहला तो सही हो गया, लेकिन हमें असत्य बताना है। विस्मय में हर्ष, घृणा, शोक आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है, ये भी सही बात है। किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए योजक लगाया जाता है। तो योजक के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि ये दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, ना कि किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए। ठीक है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। दूसरे की उक्ति को वैसा उदित करने के लिए उद्धरण का प्रयोग किया जाता है, यानी जैसा लिखा गया है सेम वैसा ही लिख दिया जाए, तो ये उद्धरण, यानी कि हमारा फोर्थ ऑप्शन भी राइट है। तो हमारा गलत कौन सा है? सॉरी, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि क्यों किया जाता है योजक चिन्ह का प्रयोग? तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वाक्य में विराम चिन्ह का ठीक प्रयोग नहीं हुआ है? अभी तक आपको बताना था किसमें ठीक प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ 3 में ठीक प्रयोग हुआ है, लेकिन एक ऐसा है जहाँ पे सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए, वाह आपने तो कमाल कर दिया, जी हाँ मैं भी आपके साथ चलूँगा, कंप्यूटर आज के युग की अनिवार्यता, सैनिक प्रमाण करते हुए महाराज की जय हो। तो देखिए वाह, वाह के बाद हमने बताया था कि जब हर्ष, क्रोध, विषाद, घृणा, इस सब टाइप की बातें आप लोगों के सामने आएगा, तो उस शब्द के बाद हमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना है। तो वाह के बाद यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा, यानी यही हमारा गलत है। ठीक है, इसी में हमें ठीक प्रयोग हमारे चिन्ह का नहीं हुआ है, बाकी ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोष्ठक में निर्धारित चिन्ह किसको इंगित कर रहा है? अब आप देख पा रहे हो कोष्ठक में आपको 2 चिन्ह, ब्रैकेट में 2 चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो ये किसको इंगित कर रहे हैं? यानी ये कौन सा चिन्ह है? लाघव चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह या फिर योजक चिन्ह? तो देखिए लाघव चिन्ह अभी हमने आपको बता दिया था। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा
उद्धरण चिन्ह, यहाँ पे उद्धरण चिन्ह यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा है, यानी उद्धरण चिन्ह का साइन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? द्वंद्व समास कौन है? राम कृष्ण, ठीक है। तो आप लिख कर देखिए राम, जब आप राम कृष्ण लिखते हैं तो आप ये वाला साइन लगा देते हैं, ये वाला, ठीक है। तो ये कौन सा साइन है? योजक चिन्ह है, ठीक है। दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले और विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सिंपल सी बात है, लेकिन आपको कितना कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है इस क्वेश्चन में। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले और विचार के तार टूट जाएं, यानी आपका जो वाक्य है वो पूर्णतः समाप्त हो चुका है, कहने का मतलब ये है। तो वहां पे कौन सा चिन्ह लगाते हैं? योजक, पूर्ण विराम, अल्प विराम या फिर उद्धरण। तो जब हमारा वाक्य ही पूरा हो गया, विचार के तार ही टूट गए, तो हम पूर्ण विराम लगा देंगे। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राहुल जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें, ठीक है। तो देखिए राहुल जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा? तो देखिए यहाँ पे राहुल जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग होगा, ठीक है। तो अल्प विराम का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है, वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? ठीक है। तो देखिए अरे वाह, तो मैंने बताया था आपको कि अरे वाह, इस वाक्य में क्या हो रहा है कि हर्ष के भाव व्यक्त हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विस्मयादिबोधक, वाह के बाद यहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, और ये एग्जाम में, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।